31 अगस्त 1888 सुबह लगभग 3:40 पर पुलिस को बक्सरो नाम की सड़क पर एक औरत की लाश मिलने की खबर मिली। जब पुलिस वहां पहुंची तब उन्होंने देखा कि उसका गला इतनी बेरहमी से काटा गया था कि उसका खून सड़कों पर बह रहा और पेट पर गहरे निशान थे। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं, इसके पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है जो किसी खास वजह से इन औरतों को मार रहा है। और तभी पहली बार अखबारों ने इस हत्यारे को एक नाम दिया, जैक द रिपर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का समय था। लंदन की सड़कों पर हल्की धुंध फैली हुई थी। गैस लैंपों की पीली रोशनी उस धुंध में समा रही थी और एक चार्ली नाम का पुलिस ऑफिसर अपनी नाइट ड्यूटी पर था। सड़कें एकदम सुनसान और एकदम सन्नाटा। तभी चार्ली को दूर गली के किनारे पे कोई चीज़ पड़ी हुई दिखाई दी। चार्ली ने उसके पास जाकर देखना चाहा। उसने पास ही से एक लालटेन उठाकर उस चीज़ के पास जाने लगा और जैसे ही लालटेन की रोशनी उस चीज़ पर पड़ी, चार्ली की मानो सांसें ही रुक गई। अब चार्ली के सामने एक औरत की लाश पड़ी थी जिसका गला बेरहमी से काटा गया था और चेहरा इतना बिगड़ा हो कि पहचानना मुश्किल हो। उस रात से लंदन की रातें कभी पहले जैसी नहीं रही। 1888 जब लंदन दुनिया का सबसे अमीर देश था, ब्रिटिश एम्पायर अपनी पीक पर था, लेकिन इसी अमीरी के बीच एक शहर था, वाइट चैपल। वाइट चैपल में भूख, गरीबी, शराब, प्रोस्टिट्यूशन और अपराध मानो जैसे आम बात थी। तंग गलियाँ, बदबूदार सराय और टूटी झोपड़ियाँ। ऐसे में वहाँ किसी की मौत हो भी जाती तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगस्त 1888 में एक ऐसी मौत हुई जिसने वहाँ सब कुछ बदल कर रख दिया। 31 अगस्त 1888 सुबह लगभग 3:40 पर पुलिस को बक्सरो नाम की सड़क पर एक औरत की लाश मिलने की खबर मिली। जब पुलिस वहां पहुंची तब उन्होंने देखा कि उसका गला इतनी बेरहमी से काटा गया था कि उसका खून सड़कों पर बह रहा था और पेट पर गहरे निशान थे। शुरुआत में पुलिस ने सोचा कि किसी आदमी ने नशे से गुस्से में आकर यूं ही किसी औरत को मार दिया, लेकिन इसके कुछ ही हफ्ते बाद सेम वैसी ही कंडीशन में पुलिस को एक और औरत की लाश मिली जिसका नाम था एनी चैपमैन। उसका शरीर और भी भयानक हालत में मिला। उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक निकाल दिए गए थे। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं, इसके पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है जो किसी खास वजह से इन औरतों को मार रहा है। पूरा वाइट चैपल अब डर के साये में था। कोई भी रात को अपने घर से अकेला बाहर नहीं निकलता और अनजान लोगों से कोई बात नहीं करता। और तभी पहली बार अखबारों ने इस हत्यारे को एक नाम दिया, जैक द रिपर। ये नाम आया एक लेटर से जो कि पुलिस और अखबारों को भेजा गया था, जिसमें लिखा था, डियर बॉस, मैं सुन रहा हूँ कि पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता और अगले शिकार का गला मैं और साफ तरीके से काटूंगा ताकि मज़ा आए। योर्स ट्रूली, जैक द रिपर। यहीं से ये नाम अमर हो गया। जैक द रिपर के मर्डर में एक बात सिमिलर थी, वो सिर्फ गरीब औरतों पर वार करता और उनमें से भी ज़्यादातर वो जो प्रोस्टिट्यूशन यानी अपना शरीर बेचकर अपना गुजारा करती। और कत्ल सुबह जल्दी या देर रात को होता जब सड़कें सुनसान होती और उसके निशान साफ बताते थे कि जैक द रिपर ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग था बल्कि उसे ह्यूमन एटोनॉमी की भी अच्छी खासी जानकारी थी। पुलिस ने अब पूरा वाइट चैपल छान मारा। हर किसी पे शक था, मजदूर, कसाई, डॉक्टर, यहाँ तक कि पुलिस के लोग भी, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। वाइट चैपल में अब अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता कि वो कोई सरफिरा डॉक्टर है जो गरीब औरतों पर अपना एक्सपेरिमेंट करता है। कोई बोला कि वो कोई अमीर घर का आदमी है और किसी ने तो ये तक बोल दिया कि वो कोई इंसान नहीं, एक शैतान है। सितंबर 1888 में जब तीसरा मर्डर हुआ, विक्टिम का नाम एलिजाबेथ, तब पुलिस को लगा कि अब वो जैक द रिपर को पकड़ लेंगे, क्योंकि इस बार हत्या अधूरी थी। ऐसा लग रहा था कि हत्या को बीच में ही किसी ने रोक दिया हो। लेकिन उसी रात कुछ ही घंटों के अंदर चौथी लाश मिली, कैथरीन की, और उसके शरीर पर वही डरावने निशान थे। अब वाइट चैपल पागल हो चुका था, लेकिन हमेशा की तरह जैक द रिपर किसी की नज़रों में नहीं था। अक्टूबर के आते आते 5 और औरतों का मर्डर हो चुका था और सबकी हालत सेम वैसी ही मिली। जैक द रिपर एक खौफ था, एक डर, एक ऐसा डर जो लोगों के रूम में बैठ गया था।
लेकिन नवंबर में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने इस कहानी को और भी खौफनाक बना दिया। 9 नवंबर 1888 को सुबह करीब 10 बजे मिलर्स कोर्ट नाम की जगह पर एक औरत मैरी जैन कैली अपने छोटे से कमरे में मरी हुई मिली। लेकिन इस बार मामला और भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि बाकी विक्टिम्स की तरह मैरी जैन कैली सड़कों पर नहीं रहती, वो अपने एक छोटे से कमरे में रहती थी। उस दिन उसके मकान मालिक ने किराया लेने के लिए उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके जवाब में मकान मालिक ने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसने जो देखा उसके बाद वो कभी उससे भूल नहीं। कमरे के अंदर का नज़ारा इतना भयानक था कि पुलिस खुद देखकर दंग रह गई। मैरी का शरीर पहचान में ही नहीं आ रहा था। दीवारों पर खून के छींटे और उसका चेहरा लगभग पूरा ही मिटा दिया गया था और उसके बॉडी के कई पार्ट्स मिसिंग थे। पुलिस ऑफिसर फ्रेडरिक ने बाद में कहा कि मैंने ज़िंदगी में कई मर्डर देखे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, और यही जैक द रिपर का फाइनल कैनोनिकल मर्डर माना जाता है। लेकिन सवाल ये था कि उसके बाद क्या हुआ? क्या जैक द रिपर मर गया, पकड़ा गया, भाग गया? अगर जैक द रिपर चला गया तो क्या उसके बाद कभी कोई मर्डर नहीं हुआ? जैक द रिपर जैसे मानो कहीं हवा में ही उड़ गया। किसी ने कहा कि वो पकड़ा गया, लेकिन पुलिस सच्चाई छुपाना चाहती है। किसी ने कहा कि उसने सुसाइड कर लिया, तो किसी ने कि वो किसी और देश भाग गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी जिंदा है, बस किसी नई चेहरे के पीछे छुपा है। व्हाइट चैपल की गलियां कुछ दिन तक शांत रही और पुलिस की निगरानी में रही। रात को घोड़ों पर घूम रहे ऑफिसर पेट्रोलिंग करते और निगरानी रखते, लेकिन उन्हें पता था कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो कभी उनके हाथ नहीं आने। अब कहानी का रुख बदलता है, और अब ये सिर्फ एक हत्याओं की कहानी नहीं, बल्कि एक पहेली बन चुकी थी। एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका। इतिहास में जैक द रिपर के 100 से ज़्यादा शक किए गए नाम हैं। सबसे पहला शक गया मॉन्टी जॉन के ऊपर, जो कि व्हाइट चैपल का ही एक वकील था जिसने सुसाइड कर ली थी। लोगों का कहना था कि उसके मरने के बाद ही व्हाइट चैपल में जैक द रिपर की किलिंग्स खत्म हुई, लेकिन उसके खिलाफ में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। दूसरा नाम आया एरिन कॉस्मी, एक पुलिस नाइन जिसकी दिमागी हालत सही नहीं थी और वो औरतों से नफरत करता। लोगों का कहना था कि इन सब मर्डर के बीच में उसी का हाथ था। बाद में उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिल पाया। तीसरा नाम था डॉक्टर थॉमस क्रिम। कहा जाता है कि उसने कई औरतों की जान जहर देकर ले ली थी, लेकिन जब जैक द रिपर की मर्डर हो रही, क्रिम पहले से ही जेल में बैठा था, इसीलिए उसे भी शक के दायरे से निकाल दिया गया। एक और नाम बहुत फेमस हुआ, प्रिंस अल्बर्ट, जो कि ब्रिटिश फैमिली का ही एक सदस्य था। कहा जाता है कि उसने ऐसे ही किसी औरत के साथ संबंध बनाए थे और उसके पेट में अल्बर्ट का बच्चा था, और जब ये बात फैलने लगी तब अल्बर्ट ने ही जैक द रिपर की किलिंग स्टार्ट कर। लेकिन ये कहानी भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी बन के रह गई, यानी हर शक एक परछाई की तरह बन चुका था और रिपर की असलियत कभी सामने नहीं आ पाई। पर यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं थी, एक ऐसे समाज की भी थी जिसने ऐसे अपराधी को जन्म दिया। व्हाइट चैपल में गरीबी और भुखमरी इतनी थी कि औरतों के पास अपने शरीर बेचकर गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जब पहला मर्डर हुआ किसी ने सीरियस नहीं लिया, और जैक द रिपर ने यही समाज के अंधेरे पर्दों को उजागर करा। उसने दिखाया कि जब इंसान के अंदर का दर्द और नफरत एक लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वो किसी मॉन्स्टर में बदल जाता है। रिपर के बाद ब्रिटिश पुलिस ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया, फॉरेंसिक्स तकनीकी और पेट्रोलिंग में सुधार लाए गए। कहा जाता है कि आज की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत जैक द रिपर के केस से ही शुरू हुई थी। मैरी जैन के मर्डर के बाद पुलिस को कई फेक लेटर्स मिलते रहे। लोगों ने खुद को जैक द रिपर क्लेम करना शुरू कर दिया था। जैक द रिपर सवालों का एक प्रतीक था कि कैसे एक सरकार और एक समाज इतना अंधा हो सकता है कि 5, 10, 15, 20 औरतों के मर्डर होने के बाद भी उनको किसी का कोई जवाब न मिले। शायद इसीलिए जैक द रिपर की कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हर बार खतरनाक राक्षस वो नहीं होते जो जंगलों में घूमते हैं या कहीं और दूसरी दुनिया में रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारे ही बीच रहते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन अंदर से सड़ चुके होते हैं। और इसी तरह जैक द रिपर का राज इतिहास के किसी अंधेरे कोने में दब के रह गया। उसकी कहानी अब भी किताबों में सांस लेती है। कई लोग कहते हैं कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी सुलझने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सुलझ गए तो शायद हम ये जान लें कि असली दानव कभी नहीं मरते, वो बस अपना नाम बदल देते हैं। शायद किसी गली में वो आज भी जिंदा हो, नए शहर में, नई गली में, अपने नए शिकार के इंतजार में।